हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 1 संसाधन और विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो आज का पाठ है संसाधन और विकास, इसमें आज हम मृदाओं पर चर्चा करेंगे। मृदा यानी कि मिट्टी पर हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी क्या है, कैसे हैं, कैसे बनती हैं, कौन से इनके तत्व होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए, अनेक प्रकार के उच्चावच का मतलब होता है कि वो भाग, जमीन का वो भाग जो जमीन से ऊपर उठा होता है। उच्चावच का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे पहाड़ हैं, पठार हैं, भू आकृतियां हैं, अलग अलग तरीके की द्वीप हैं, रेगिस्तान है ना। जलवायु और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो भारत में हर प्रकार में, हर चीज़ में विविधता होती है। तो जब हर चीज़ में विविधता है तो यहाँ की जलवायु में, भू आकृतियों में और वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों से अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। यानी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं यानी कि मिट्टी पाई जाती है। आपको पता है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं कौन कौन से, उसका रंग, गहराई, उसका गठन किस प्रकार हुआ, उसकी आयु कितनी है यानी कितने वर्ष पुरानी है, और उसके रासायनिक और भौतिक गुण, ये सब चीज़ें मृदा को बनाने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को हम निम्नलिखित प्रकारों में बांट सकते हैं। यानी मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ये है मृदा के प्रकार। बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना है। इसको आप अगर अपनी कॉपी में भी बनाएंगे ना तो आपको इसे आसानी से याद इसको करा जाएगा, क्योंकि याद करने में इससे आसानी इसलिए होती है क्योंकि ये एक टेबुलर फॉर्म में बनी हुई है, टेबल की फॉर्म में बनी हुई है। तो इससे हमें बहुत जल्दी से समझ में आता है और यह आपके नोट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी नाम से पता चलता है जल ओढ़, यानी जिसे जल अपने साथ लेकर आया हुआ हो। खासतौर से जो नदियाँ होती हैं, जब पहाड़ों से जो निकलती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे खनिजों को लेकर मैदानों की तरफ आती हैं और वहाँ इस मिट्टी को बिछा देती हैं। इसलिए हम इसको जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, यानी पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ विकसित है ये? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित हुई है, यानी नदियों द्वारा विकसित हुई है। रेत, सिल्ट और मृतिका से युक्त होती है और आयु के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। आयु के आधार पर इसको हम पुरानी जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ यानी खादर के रूप में हम इसे बांट सकते हैं। कैसे? आयु के आधार पर। और ये बहुत उपजाऊ होती है। मान लीजिए ये बहुत उपजाऊ होती है और गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद बात करेंगे काली मिट्टी यानी काली मृदा। देखिए, इसका रंग काला होता है और भूरा होता है। यहाँ तो नहीं लिखा, आपकी बुक में लिखा है कि इसका रंग काला और भूरा होता है। और इसका एक अन्य नाम रेगड़ मिट्टी भी होता है। कई बार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि किस मिट्टी को रेगड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, तो वो है काली मिट्टी। फिर टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की इसमें उपस्थिति होती है। और ये बनी कैसे है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यानी बहुत अधिक पाए जाते हैं इस मिट्टी में। फिर सबसे अधिक जो ये है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए, जिससे कि कॉटन कपड़े बनते हैं ना,
यही मिट्टी, काली मिट्टी बहुत उपयुक्त है और यही कारण है कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है और यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और सौराष्ट्र यानी गुजरात में होती है और सबसे ज़्यादा जो सूती कपड़ा मिलें हैं ना वो यहीं पर लगी हुई हैं। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। आपको क्वेश्चन आता है कि भाई महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, गुजरात में ही सूती कपड़ा मिलों की मिल की इतनी बहुतायत क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा वो लगी हुई? क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है और यहाँ पर कपास उगाई जाती है, इसलिए कपास कच्चा माल है कॉटन कपड़े के लिए। फिर इसके बाद है लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों के अधिकता के कारण इसका रंग लाल और कहीं कहीं पीला भी होता है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल से इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, यानी हम इसमें चूना मिलाएं तो इसकी उपजाऊ शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़। ये गारो, खासी और जयंतिया पता है कहाँ है? उत्तर पूर्व वाले जो हमारे 7 राज्य हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी। कैसे बनती है, कहाँ कहाँ होती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है। जहाँ पर गर्मी हो और वर्षा भी ज़्यादा हो उन्हीं क्षेत्रों में ये विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, यानी भारी वर्षा से जब चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं और धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित होती हैं तो लेटराइट मिट्टी बनती है। ये चाय और काजू के लिए सबसे उपयुक्त है, चाय और काजू की फसल के लिए। फिर कहाँ कहाँ मिलती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत के राज्य, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। ये जैसे कि नाम से पता चलता है ये है रेगिस्तानी मिट्टी। इसका रंग लाल व भूरा होता है। ये रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय का मतलब होता है नमकीन होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, यानी ये बहुत देर तक अपने अंदर जल को सोख के नहीं रख सकती जैसे कि दूसरी मिट्टियाँ करती हैं। आप इसमें जैसे पानी डालेंगे तुरंत ये वाष्पित होकर उड़ जाएगा। ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। यानी अगर हम इसमें पानी की मात्रा डालें, पानी की मात्रा से सिंचाई करें पानी से, तो हम इस मिट्टी को भी उपजाऊ बना सकते हैं और इसमें वनस्पति उगा सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में है वन मृदा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है, यानी जैसे जैसे आप पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे तो इसमें भी बदलाव आता रहेगा। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिरतेदार हो जाती है, फिर अधिक सिलिका और ह्यूमस रहित होती है। तो ये थी 6 तरीके की मिट्टी, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं आप इसको याद कर लें, किस फसल के लिए उपयोगी है और कैसी जलवायु में ये होती हैं। तो ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं इनमें अगर आप याद करेंगे मिट्टी के प्रकारों को तो बहुत अच्छा होगा और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लेटेराइट मृदा की विशेषताएं बताइए। तो अभी ऊपर हमने समझाई है, देखिए यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख दिया है कि पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला पॉइंट है कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है। फिर दूसरा पॉइंट आप ये बनाएंगे, भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का मतलब टूटने फूटने का। फिर तीसरा पॉइंट है कि चाय और काजू के लिए बहुत उपयुक्त है। और चौथा पॉइंट है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये बहुत उपयुक्त है। फिर जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए हम जहाँ दिल्ली में रहते हैं, हम तो सारी दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो अब हम जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए इसे कॉप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है, अलग अलग इसके नाम हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा पर्वतों से बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब जमाना, जमाव, उससे हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है, लेकिन पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अभी ऊपर हमने समझाई है, मैंने इसको भी पॉइंट्स में लिखा है, तो आप भी पॉइंट्स में लिखें कि इसका रंग काला एवं भूरा होता है। दूसरा पॉइंट है इसे रेगड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण हुआ है। और चौथा पॉइंट है यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और
वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।